Okay, good morning, students. Let's be continue with our history chapter, Kingdom, Kings, and Early Republics. In previous chapter or the topic, I have explained you about how the Raja performed the Ashwamedh Yajna, how the Janpad came, how the Mahajan came, and how the caste system came in society. Okay, now let's we continue with the same topic, that is Varna system. The important feature of Varna system. This system was based on the basis of birth. Women were not allowed to study the Veds. Classified some people as untouchable. This included craftsperson, hunters and gatherers. तो जैसे मैंने बताया कि बाय बर्थ उनके बाय बर्थ के अनुसार उनको वर्ण सिस्टम में डिवाइड कर दिया जाता था। वुमेन्स जो थे उनको वेद पढ़ने का, उनकी स्टडी करने का कोई परमिशन नहीं मिली थी, उनको अधिकार नहीं था। और कुछ पीपल्स जो थे वो अनटचेबल्स में आते थे, खासकर फोर्थ ग्रुप जो हमारा शूद्र था, ठीक है, वो अनटचेबल्स में गिने जाते थे उस समय। और जो व्यक्ति, ठीक, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जैसे क्राफ्ट्स पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर्स, इनको अनटचेबल में इंक्लूड किया जाता था। आज भी हमारे मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में आपको अनटचेबिलिटी मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं देखने के लिए, जो ये इस प्रकार का भेदभाव होता है। नाउ अब हम बात करते हैं द वर्ण सिस्टम ऑपोजिशन। मैनी पीपुल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण। तो उस समय की भी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें यह वर्ण सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने इसका विरोध भी किया। दे फेल्ट दैट द बर्थ कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग द वर्ण। तो उनका कहना था कि बाय बर्थ किसी का वर्ण डिसाइड नहीं किया जा सकता। सम किंग्स थॉट दैट दे वेर सुपीरियर टू दी प्रीस्ट। और कुछ उस समय के जो राजा हुआ करते थे, जनपद के और महाजनपद के, वे अपने आप को भगवान के समय का समान, या ये कहे कि वे अपने आप को प्रीस्ट, जो उस समय जो एक उच्च कुल या उच्च सोसाइटी कही जाती थी उस समय की, उनके समतुल्य या समकक्ष समझते थे। सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी अ नो डिफरेंसेस बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशंस। तो उस समय जो काम को लेकर लोगों में, ठीक है, काम को लेकर भी लोगों के इसमें वो किया जाता था भेदभाव। तो लोग चाहते थे कि जो उनके काम को लेकर उस समय की जो सोसाइटी में नज़रिया है या भेदभाव है, वो इस प्रकार के भेदभाव ना हो। सम पीपुल कमेंडेड दैट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो उस समय की सोसाइटी में भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस की जाती थी, जो हम आज भी कई जगह पर देख सकते हैं। ना अब हम बात करते हैं टैक्सेस की। टैक्सेस, तो उस समय जो इतने बड़े जो जनपद या महाजनपद हुए, जो इतनी बड़ी आर्मी रखते थे, उसको मेंटेन कैसे किया जाता था? टैक्सेस, ओके, टैक्स मतलब कि जो राजा के द्वारा कर। द रूलर ऑफ महाजनपद वे आर बिल्डिंग अ ह्यूज फोर्स एंड मेंटेनिंग अ बिग आर्मी, सो दे नीड अ मोर रिसोर्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। दे स्टार्टेड कलेक्टिंग द रेगुलर टैक्सेस। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी लार्ज आर्मी को मेंटेन करने के लिए, किलों की रख रखाव करने के लिए उन्होंने टैक्स सिस्टम शुरू किया। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द पीपुल बिकॉज मोस्ट पीपुल वर फार्मर्स। यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्सड 1/6। तो उस समय जो टैक्स थे अधिकतर एग्रीकल्चर से मिलता था, क्योंकि उस समय जो एग्रीकल्चर था वो मेन ऑक्यूपेशन था। उस समय के जो फार्मर्स थे, जो भी क्रॉप्स ग्रो करते थे, उसका 1/6 वो राजा को टैक्स के रूप में पेड करते थे, ठीक है। देयर वर टैक्सेस ऑन द क्राफ्ट्स पर्सन एज वेल। दे कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। तो क्राफ्ट्स पर्सन से भी टैक्स लिया जाता था। वो किस फॉर्म से होता था? वे राजा के लिए फ्री ऑफ कास्ट लेबर का काम करते थे। हर्डर्स वेर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे द टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। यहाँ तक कि जो हर्डर्स, जो टचेबल किस्म गिनते थे या जिनको हम वो कहते थे, ठीक है, हर्डर्स, तो वे भी टैक्स पे करते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी वो एनिमल प्रोड्यूस, जैसे दूध, दही, जो भी हो, वो टैक्स के रूप में पे करे। नाउ चेंज इन एग्रीकल्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी सोसाइटी जो हुई
वो जनपद बनी, आगे चल के महाजनपद बनी। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आया उस प्रकार से आपके एग्रीकल्चर में भी दो प्रकार के चेंजेस हुए। क्या? पहला, नाउ द पीपल ऑफ दैट टाइम दे स्टार्टेड यूजिंग द आयरन प्लग एंड आयरन टूल्स फॉर एग्रीकल्चर। तो उस समय की जो सोसाइटी के लोग थे अब वो आयरन के बने हुए, लोहे के बने हुए इक्विपमेंट्स या टूल्स खेती के लिए, किसानी के लिए यूज़ करने लगे, जैसे सिकल या फिर प्लॉग। ठीक है। और दूसरा, दे नाउ पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग द पैडी। दिस मींट दैट इंस्टेड ऑफ स्क्रेटिंग द सीड ऑन द ग्राउंड स्लैपिंग्स वर ग्रोन। तो देखिए पहले क्या करते थे, उस पहले के समय वो खेतों में बीज डाल देते थे और पौधे लगना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब जैसे मैंने बताया खेती में भी उस समय चेंजेस हुआ। क्या चेंजेस हुआ? पहला तो उन्होंने एग्रीकल्चर टूल्स में आयरन का उपयोग करना शुरू कर दिया। दूसरा, अब वो धान के पहले छोटे छोटे पौधे किसी छोटे से ज़मीन पे ग्रो करने के बाद उसे जब वे बड़े हो जाते थे तो उन्हें अपने खेतों में लगाते थे। आज भी कई जगह गांव में अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार की खेती की जाती है। पहले धान के छोटे छोटे पौधे को किसी छोटी सी जगह में ग्रो होने दिया जाता है और जब वे पौधे थोड़े बड़े होते तो उन्हें निकाला जाता है और खेतों में लगाया जाता है। तो इससे जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा होता है और ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस प्रकार से हम एग्रीकल्चर में दो प्रकार की चेंजेस देख सकते हैं। ना क्लोजर लुक टू मगध। अब हम बात करते हैं मगध। तो मगध जो था वो कैसे एक शक्तिशाली राज्य या महाजनपद बन के उभरा। उसके बहुत से रीज़न है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला, मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद अबाउट 2000 ईयर्स। Many rivers such as Ganga and Son flow through the Magad which play important role for transport, water supply and making the land fertile। तो देखिए मगध की जो लोकेशन थी वो ऐसी थी कि उसके आसपास के एरिया से बहुत सी नदियाँ बहती थी। तो इससे क्या था, लैंड एग्रीकल्चर के लिए बहुत पानी था। ठीक है, लैंड फर्टिलिटी मेंटेन होती थी और उस नदी के रास्ते जो भी बिजनेस होता था या व्यवसाय होता था, लोग मगध जो था वो उनसे टैक्स लेता था। इस प्रकार उसे टैक्स के रूप में बहुत सा पैसा मिलता था। ठीक है। पार्ट्स ऑफ द मगध वर फॉरेस्टेड विच वॉज यूज्ड फॉर बिल्डिंग द हाउसेज, कार्स एंड कैरियर्स। देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक अ स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। तो देखिए मगध के बहुत से हिस्से जो थे फॉरेस्ट से घिरे हुए थे, जिनके जंगलों से उनको घर बनाने के लिए, अपने रथ बनाने के लिए युद्ध में, इस प्रकार की लकड़ियाँ या अपने फोर्स को बनाने के लिए जो लकड़ियाँ थे उनको इन्हीं फॉरेस्ट से मिलती थी। और साथ ही आयरन ओर की माइंस, लोहे की खदानें थी जिनसे वो लोहे एक्सट्रैक्ट करके अपने लिए वेपन्स बनाते थे जो बहुत ही स्ट्रांग होता था। मगध had two powerful ruler, Bimbisar and Ajatasattu, who used all the possible means to conquer the other जनपद। तो इसी प्रकार जो हमारे मगध के दो बड़े बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, एक थे बिंबिसार और एक अजातशत्रु, जिन्होंने मगध को के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत से राजाओं को हराकर उसे अपने मगध में शामिल किया। राजगिरा इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर द सेवरल ईयर। तो जो राजगिरा नाम की जगह बिहार में वो कई सालों तक के हमारे मगध की कैपिटल हुई, पर आगे चलकर बिहार की ही पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे तो वो भी यही का शासक था जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।